कहानी स्नेहा की जुबानी। एक नीली आंखों वाला हैंडसम बिलीनियर से मेरी शादी हो गई, पर वह बहुत ही ठंडा इंसान था। शादी के बाद हम दोनों अलग अलग कमरे में सोने लगे। हमारी जिंदगी अलग अलग थी और मैं उस राजकुमार का इंतजार कर रही थी जिससे मुझे प्यार हो जाए। एसके इंडस्ट्रीज की मालकिन मैं अपनी कंपनी से बाहर निकली थी। मेरे ड्राइवर कम बॉडीगार्ड ने बताया कोई हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा है और ब्रेक भी फेल हो गए। जब दीपक के साथ बात किया तो मेरे पति ने इसका बिल्कुल भी ठंडा रिएक्शन दिया। क्या उसे मेरी जरा भी परवाह नहीं है? पर उसने बताया कि आगे एक नीली ट्रक है और फिर हम पूरी स्पीड से उस ट्रक को पार करने की कोशिश में लगे थे। वह ट्रक पीछे वाली गाड़ी को रोकने वाला था और उसके बाद हमें स्पीड कम करना था। और ठीक आखिरी मौके में मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और एक तेज आवाज सुनाई दी। यह हमारी कार नहीं थी बल्कि उसकी कार थी, इसलिए हम सफल तरीके से बच निकले। मैं पीछे मुड़कर देखी तो धुएं की मोटी बादल बनते हुए नजर आई। ट्रक के पीछे वाला हिस्सा कार से टक्कर हुई थी जो पलट गई थी और ट्रक की शुरू वाला हिस्सा आगे छिटक गया था। कार ट्रक से टकराकर 3-4 बार पलटी खाकर पूरे तरीके से चकनाचूर हो गया। यह हादसा देखकर मैं सहम गई। मैं सामने मुड़कर निक से पूछा, क्या कार को अभी रोकना मुश्किल होगा? काफी टेंशन के साथ उसने कहा, हाँ मुश्किल होगा, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। वह गियर बदलने लगा और अभी कार बहुत तेज से चल रही थी और धीरे होने का कोई नामो निशान न था। मैं डर के मारे कार को बहुत तेजी से पकड़ ली और नर्वस होकर निक को देखने लगी। मेरे माथे पर पसीने बनने लगे थे। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि कार धीरे हो रही है, पर मैं रिलैक्स नहीं हो पा रही थी और कार शहर से बाहर निकल गई और गांव का रास्ता में आ गई। धीरे धीरे कार की स्पीड कम होती गई। अचानक से निक ने कहा, छोटी मालकिन, अब मैं कार को फ्रिक्शन के साथ धीमा करूंगा, आप कसकर पकड़ ले। कार सड़क से उतरकर किनारे में चलने लगी। आसपास के पेड़ों को धक्का मारते हुए अपने स्पीड कम करने लगी। इससे झटका लगने लगा। आखिरकार कीचड़ में आकर कार रुकी। क्या यह खत्म हो गया? मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। मैं जल्दी से कार का दरवाजा खोलने लगी, पर यह लॉक था। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करती, वह खुलने का नाम नहीं ले रही थी। काफी नर्वस होकर निक की तरफ देखी, जिसने कहा, कार के दरवाजे लॉक हो गए हैं। पूछा, फिर हमें क्या करना चाहिए? उसने कहा, हमें रेस्क्यू का इंतजार करना चाहिए। मैंने कहा, क्या होगा अगर वह बुरे लोग हमारे पास पहले आ गए? निक ने कहा, नहीं, दीपक पहले यहाँ पर आएंगे। मैंने अपने होंठ काट कर अपने इमोशन को कंट्रोल करने लगी। 3 मिनट के अंदर एक काली कार हमारे पास आई। मैंने देखा दीपक जैसे ही हमारे पास आने लगा, उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल ठंडा और कठोर था। उसके साथ हमेशा की तरह हेनरी था। वह कार के पास आकर कुछ इशारा किया। मैं काफी कंफ्यूज्ड थी। फिर मुझे समझ आया, वह खिड़की को किसी चीज से मारकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं झट से दूसरी तरफ घूम गई और एक बैग सारे कांच टूटकर गिर गए। क्या उसे इतना रफ होना जरूरी था? इससे पहले कि मैं चिल्ला पाती, वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचकर बाहर निकाला। मैं दर्द से अपने दांत में दांत दबाए। हेनरी ने निक को बाहर निकाला और उसके बाद वह मुझे गोद में उठाकर अपनी कार में ले आया। हम दूसरी कार से 100 मीटर भी आगे नहीं निकले थे कि हमारी पहली कार जो टूट गई थी उसमें आग लग गई। मैं शॉक्ड होकर यह देखने लगी। और थोड़ी देर हो जाती तो? दीपक ने ठंडी आवाज में कहा, ऊपर वाले का शुक्रिया कि तुम मर नहीं गई। मैं बहुत चिंता में था। मैं मुड़कर दीपक की ओर देखी। मेरी आंखें लाल हो गई थी। मैं अभी भी शॉक में थी और मेरा पूरा बॉडी ठंडा हो गया था। उसने कहा, अभी तुम इतनी करुणामय लग रही हो कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। तुम्हें किस करने का मन कर रहा है? कहकर वह डेविल सी मुस्कान दी। एक पल के लिए मैंने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। फिलहाल और कुछ सोच नहीं पा रही थी, पर अगर वह सही समय में बचाने नहीं आता तो अब तक मैं मर जाती। मैंने अपना हाथ हल्का सा बढ़ाया और उसके हाथों को पकड़ लिया। उसने एक पल के लिए मुझे देखा और फिर मेरे हाथों को ऐसे पकड़ लिया जैसे मैं तुम्हारे पास हूँ। कहा, शुक्र है तुम जिंदा हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी ओर देखना नहीं चाहती थी, लेकिन अचानक उसने मेरे हाथों को ऊपर उठाया और मेरे हाथों को चूम लिया। मैं चौंक कर उसकी ओर देखी तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। तभी हेनरी ने पूछा, दीपक हम कहाँ जा रहे हैं? दीपक ने कहा, चलो अस्पताल चलते हैं। हेनरी ने कहा, ठीक है। हेनरी
हेनरी गाड़ी चला रहा था और ड्राइवर के साथ वाली सीट पर निक बैठा हुआ था। जल्दी ही हम सिटी सेंटर के प्राइवेट हॉस्पिटल में आ गए और वीआईपी एंट्री से अंदर हम चारों आ गए। डॉक्टर मेरी जांच शुरू कर दी और मेरे जख्मों में पट्टी बांधने लगे। दीपक ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था, मेरे साथ बैठा हुआ था। वहीं हेनरी निक के साथ दूसरे वार्ड में था। डॉक्टर मेरी पट्टी करने के बाद हमें सब कुछ समझा दिया और जाने वाले थे। तभी दीपक ने कहा, क्या आप मेरे बाजू को एक बार चेक करेंगे? मैं दीपक की ओर मुड़ी। जब वह शर्ट के बाजू को फोल्ड करने लगा, उसका बाजू पूरा नीला पड़ गया था। हाथ में कई जगह घाव हो गए थे, छिल गए थे। तुम्हें इतनी बुरी तरीके से चोट कैसे लग गई? डॉक्टर काफी हैरत के साथ पूछा। वह जोर से दबाने लगा, यह देखने के लिए कि हड्डी टूट तो नहीं गई। दीपक अपने होंठ को दबा लिए। देखकर ही समझ आ रहा था कि वह दर्द में है। उसने कहा, तुम्हारी हड्डियों को नुकसान नहीं पहुंची है, और दवाई लगाने लगा। दीपक बिल्कुल शांत था, उसके चेहरे पर पसीने गिर रहे थे। कुछ देर के अंदर डॉक्टर ने उसके जख्मों पर ड्रेसिंग कर दिया और फिर कहा, 2 दिनों तक इसमें पानी नहीं लगाना, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। उसने कहा, ठीक है। डॉक्टर ने कहा, अच्छे से आराम करना। अब कमरा बिल्कुल शांत हो गया। मैंने देखा दीपक अपनी शर्ट की बाजू को नीचे करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि उसके जख्म कोई देख ना पाए। मैंने अचानक से पूछ लिया, तुम्हें चोट कैसे लग गई? दीपक ने अपना सर मेरी ओर किया और मुस्कुराता हुआ कहा, क्या तुम विश्वास करोगी अगर मैं यह कहूँ कि तुम्हारी वजह से चोट लगी है? मैंने पूछा, मेरे कारण? वह बोला, मैं वह ट्रक चला रहा था। यह सुनकर मैं आंखें छोटी कर ली। क्या दीपक इतना खतरनाक कोई काम कर भी सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे यह महसूस हुआ कि मैं जितने उसके करीब आ रही हूँ, उतना मुझे यह आदमी समझ नहीं आ रहा। आखिर क्यों किया इसने ऐसा? मेरी जान क्यों बचाई? उसने तुरंत टॉपिक बदल दिया, तुम पूछना नहीं चाहोगी कि तुम्हें मारने की कोशिश किसने की? मैंने कहा, मेरे कोई भी दुश्मन नहीं है। तो इस तरह की घटना शादी से पहले मेरे साथ नहीं हुई थी। मुझे लगता है यह तुम्हारे दुश्मन होंगे। दीपक ने कहा, तुम बहुत स्मार्ट हो, यह मेरा ही दुश्मन है। मैंने पूछा, तुम्हारे पास उस आदमी के खिलाफ सबूत तो है ना? दीपक ने कहा, वह आदमी बहुत ही निर्दयी है। एक्सीडेंट्स के बाद मेरे आदमी उन तक पहुंच पाते उससे पहले पुलिस पहुंच गई, उन्हें पकड़कर ले जाने लगी, लेकिन ड्राइवर रास्ते में ही चोट लगने की वजह से मर गया। उसने पहले ही प्लान बना रखा था और अगर ड्राइवर इंजरी से नहीं मरता तो उसे मार दिया जाता। अचानक दीपक खड़ा हो गया और बाहर खिड़की से आसमान देखने लगा। मैं उसके मजबूत शरीर को देखने लगी। इसे जैसा समझती हूँ उससे काफी ताकतवर है और मैं उसे जरा भी समझ नहीं पाती। आखिर क्या सोच रहा है यह? और ठीक है, कहकर वह एक बैग मेरी ओर मुड़ा। सूरज की रोशनी से उसका चेहरा चमक रहा था और मुझे ऐसा लगा कि यह आदमी मेरे बहुत दूर है, इतनी दूर है कि मैं बहुत मुश्किल से उसे छू पाऊंगी। यह आदमी दूसरे लोगों को ऐसा इंप्रेशन क्यों देता है कि कोई उस तक पहुंच नहीं सकता? क्योंकि तुम्हारी यह चोट मेरी वजह से लगी है, इसलिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। वह बोला। चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं उस आदमी को देख लूंगा ताकि वह हम पर निशाना न बना सके, दीपक ने कहा। मैंने कहा, ठीक है, कहकर मैंने आंख झपकाई जिसमें आंसू की बूंदें थी। मेरे आंसुओं को देखकर दीपक पूछा, बहुत दर्द हो रहा है ना? मैंने कहा, कोई बात नहीं, यह उतना ज्यादा नहीं है, कहकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। दीपक मुस्कुराने लगा, कहा, तुम काफी मजबूत लड़की हो, शायद पहली बार तुम्हारा ऐसी चीजों के साथ सामना हुआ, पर तुम अभी भी बिल्कुल शांत हो। मुझे यह बहुत अच्छा लगा। उसके बातों ने मेरे ऊपर जादू सा किया। दीपक मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर मैं अपने हॉस्पिटल बेड पर उठकर बैठ गई। अगले पल वह मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे देखकर उसने एक मुस्कान दी और फिर मेरे चिबुक को अपने बाएं हाथ से थोड़ा ऊपर उठाया और धीरे से पूछा, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल भौचक्का रह गई और उसने अपने बाएं हाथ से मेरे चेहरे को अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। मैं अपने भौं ऊपर कर ली। एक पल के लिए सोचा कि अपना चेहरा हटा लूं या उसे दूर कर दूं, पर आखिर में मैं उसकी ओर अबाक होकर देखती ही रह गई। मैं बस मजाक कर रहा था। उसने अचानक से कहा और बेड से उठकर दरवाजे की ओर चला गया। तुम हमेशा ही ऐसा क्यों करते हो? मैं एक पीड़ित की तरह कहा। उसने मासूमियत के साथ पूछा, क्या
तुम मुझे यूं आकर्षित करते हो और फिर कहते हो कि तुम मजाक कर रहे थे। तुम्हें क्या ये मजेदार लगता है? तुम इसकी माफी भी नहीं मांगते। मैंने उसकी तरफ देखते हुए शिकायत की। इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें आकर्षित करता हूँ? उसने खेल खेल में पूछा। यह सिर्फ मेरी बात नहीं है, कोई भी तुम्हारे इस हरकत से बहक सकता है और तुम्हारे प्रति आकर्षित हो सकता है, मैंने कहा। उसने कहा, क्या सच में कोई भी? आज तक मुझे कोई लड़की आकर्षित नहीं कर पाई, वह काफी गर्व के साथ कहा। मैंने कहा, क्या सच में? ऐसे कहा जैसे कि मुझे विश्वास नहीं हुआ हो। उसने कहा, यह सच है, आज तक मुझे कोई भी यूं बहका नहीं पाया है। मैंने उसे चुनौती देते हुए कहा, ठीक है फिर चलो शर्त लगाते हैं, अगर मैं तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर ली तो तुम मुझसे माफी मांगोगे। उसने कहा, यह तो बहुत आसान है क्योंकि मैं जानता हूँ तुम हार जाओगी। मैं फिर से चुनौती दी, क्या सच में? फिर क्यों ना हम ट्राई करें। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें हराने में मजा आएगा। कहता हुआ वार्ड से बाहर निकल गया और मैं बेवकूफों की तरह बैठी बैठी सोचने लगी, यह आदमी अपने आप को समझता क्या है? मैं जरूर जीतूंगी, यह मेरे अहंकार का सवाल है, मुझे जीतना ही होगा। कुछ देर में मेरा एक फोन आया। मेरा असिस्टेंट रमन कहा, मैडम मैंने सुना है आपका एक्सीडेंट हो गया है और दीपक सर बता रहे थे आप कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगी। मैंने कहा, घबराने की बात नहीं है, छोटी चोट है और हाँ मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगी। जितना भी जरूरी चीज है तो मुझे मेल कर देना। उसने कहा, ठीक है मैडम। अचानक मेरे कान में आवाज आई, क्या सोच रही हो तुम? मैंने देखा दीपक मेरे लिए स्ट्रॉबेरी जूस लेकर आया था। बहुत ही अवाक होकर मैं और अपने भौं ऊपर उठाई। तुम्हें कैसे पता चला? स्ट्रॉबेरी जूस मेरी फेवरेट है। उसने कहा, मुझे तुम्हारे सेक्रेटरी ने बताया, अब तुम इसे पी लो। मैं सच में प्रभावित हुई कि इसने यह पता लगाया। फिर स्ट्रॉबेरी जूस पीने लगी जो कि एकदम फ्रेश थी। फिर कहा, चलो डिस्चार्ज हो जाते हैं। मैं बाहर आई तो निक और हेनरी बाहर हमारा इंतजार कर रहे थे। निक को मुझसे कहीं ज्यादा चोट आई थी, अब भी मुझे सम्मान की दृष्टि से देख रहा था। फिर हम निकलकर अपने विला में आ गए। फिर निक अपने क्वार्टर की ओर निकल पड़ा। कहानी दीपक की जुबानी, हेनरी तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, हम इस माफिया ग्रुप को जड़ से मिटा देंगे। मैंने उससे कहा, और पहले बहुत सारे लोग हैं जो इस ग्रुप को मिटाना चाहते हैं, तो हमें अपने हाथ भी गंदे नहीं करने पड़ेंगे। अब हेनरी मेरी ओर देखते हुए कहा, आपने आज खुद ही ट्रक चलाया, क्या आपको लगा था कि कुछ गलत हो सकता है? आपने इतना खतरनाक काम किया और स्नेहा को बचाने के लिए आपने ड्राइवर तक पहुंचने का सुनहरा मौका भी छोड़ दिया। क्या आप स्नेहा के बारे में चिंतित थे? क्या आप उसे पसंद करते हैं? मैंने कहा, हेनरी मैं नहीं चाहता स्नेहा इतनी जल्दी मर जाए, वह भी तब जब उसकी गलती ना हो। कोई भूत ही होगा जो मेरी बातों का यकीन करेगा। पर फिर भी अपने बात को पलटते हुए मैंने कहा, तुम सारी तैयारी करो। उसने कहा, ठीक है। कहानी स्नेहा की जुबानी, मैंने अपनी मुट्ठी को कसकर भींच ली। मैंने दिल की गहराई से यह फैसला किया कि आज ही मैं दीपक को मोहने की कोशिश करूंगी। रात में नहाने के बाद मैंने देखा दीपक हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। मुझे सुनहरा मौका मिला। मैं तुरंत आकर अपने कपड़े चुनने लगी ताकि मैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकूं। मैंने एक सेक्सी सी काली नाइटी निकाली जो मेरी सहेली सोनिया ने मुझे गिफ्ट किया था। आज उसका इस्तेमाल होगा। यह नाइट गाउन बेहद पतली सी थी, कंधे में पतली सी स्ट्राइप थी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी, जिसके साथ ब्लैक अंडरवियर थे। यह देखने में काफ़ी रहस्यमय और जुनूनी लग रहा था और यह बहुत ही छोटा था। मैंने अपने लंबे काले बाल खुला छोड़ दिया, लाल लिपस्टिक लगाई थी और गले में और हाथ में हल्की सी परफ्यूम लगा ली। एक बार और आईने में देखकर मैंने एक संतुष्टि भरी मुस्कान दी। गहरी सांस लेकर मैं अपनी दरवाज़ा खोली और सीधा लिविंग रूम में आ गई। मैं जानबूझकर दीपक के साथ चिपक कर बैठी। जब तक वह मेरी ओर नहीं देखा, मैंने अपने खुले हुए पैर उसके सामने कर दिए और काफ़ी आकर्षक आंखों से उसकी ओर देखने लगी और मन ही मन कहने लगी, बेवकूफ़ मेरी ओर देखो। मेरी ओर देखने के जगह पर वह टीवी का स्क्रीन की तरफ देखने लगा और मुस्कुराता हुआ पूछा, क्या तुम्हें बास्केटबॉल देखना पसंद है? अगर बुरा ना मानो तो पिछले रिकॉर्ड किया हुआ NBA गेम्स मेरे साथ देखो। उस वक्त यह मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, बस अपना माथा हिलाया तो मैंने देखा दीपक फिर से टीवी की ओर देख रहा है। और यह ऐसा क्यों है? या तो मैं ज्यादा सेक्सी नहीं लग रही हूँ या दीपक के संकल्प काफी दृढ़ है। हालांकि मैं दूसरे वाले को ही इसकी वजह मानूंगी। अपने मूड और इमोशन में काबू पाकर
मैं एक जादुई मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर मैं उसके शरीर के साथ चिपक गई। मेरा मकसद टीवी रिमोट को हासिल करना था जो उसकी दूसरी साइड पर रखी हुई थी। मैंने अपना ऊपरी शरीर उसके शरीर पर बिल्कुल चिपका दिया और अपने जिस्म को उसे दिखाने लगी और रिमोट कंट्रोल पकड़ने से पहले अपने हाथ बढ़ाकर उसके बाजू को पकड़ा। एक बार रिमोट कंट्रोल जैसे मेरे हाथ लग गई, मैं वापस अपनी जगह पर आने लगी, पर मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मेरा शरीर उसके शरीर के ऊपर आ गया। मेरी छाती उसके मजबूत सीने से रगड़ खाने लगी। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इसकी कोई फीलिंग्स नहीं है। काफी देर तक मैं कोशिश करती रही, फिर भी उठ नहीं पा रही थी। आखिरकार दीपक मेरी मदद के लिए मेरे कमर को पकड़ लिया और मुझे बैठने के लिए मदद किया। उसके गर्म हाथ जब मेरे कमर में लगी तो मैं भी गर्म होने लगी और एक जादू मुस्कान बिखेर कर उसके अगले मूव का इंतजार करने लगी, पर मैं बस उसके होठों को फूलते हुए देखा। हालांकि अभी गर्मी का मौसम है पर कमरे में एसी चल रहा है। तुम्हें ठंड लग जाए इससे पहले अपने कमरे में जाकर अपने शरीर को थोड़ा सा ढक लो और पैजामा पहन लो। यह कहते हुए उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। यह ऐसा क्यों है? मेरी हंसी मेरे चेहरे पर ही जम गई। इसने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं अपने कमरे में आ गई, अपने शॉर्ट्स और शर्ट पहन लिया। चेहरा अच्छे से धोकर मैं दोबारा से लिविंग रूम में आ गई, पर मेरे लंबे पैर अब भी खुले थे। मेरे कपड़े देखकर दीपक काफी खुश हो गया और मेरे साथ एनबीए के बारे में और ज्यादा बातचीत करने लगा। किस्मत से मैं भी एनबीए की फैन थी। दुर्भाग्यवश मैं आकर्षित करने वाली लड़की से बदलकर बात करने वाली लड़की बन गई थी, पर मैं भी आधे रास्ते से हारने वाली नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी कोशिश जारी रखी। डिनर के समय मैं बार बार उसे सम्मोहित करने वाली दृष्टि से देख रही थी। उसने कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है क्या? गुस्से से मैं अपने कमरे में आ गई। क्या मुझ में ही कोई कमी है? इस सोच के साथ मैं नींद की दवाई लेकर सो गई। सुबह काफी देर से उठी। जब नीचे आई तो मुझे दीपक नजर आया। मैंने कहा, तुम अब भी यहीं हो? उसने अपना माथा सिकोड़ा। मैंने कहा, मुझे लगा था तुम काम के लिए निकल गए होंगे। उसने कहा, तुम इतनी बुरी तरीके से चाहती हो कि मैं चला जाऊं? मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हारे प्रति बस अपना चिंता व्यक्त कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारा लंच रेडी है, जब मन हो खा लेना और बाहर मत निकलना, सेफ नहीं है। मैं इस मामले को जब तक सुलझा न लूं, तुम घर पर ही रहना। अगर कुछ जरूरी आ जाए तो निक को लेकर निकलना। मैं रात तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मैं अच्छे से रहूंगी, तुम काम पर जाओ। और मैं उसे काफ़ी शानदार मुस्कान देने लगी, पर मेरी यह मुस्कुराहट उसे बड़ी अजीब सी लगी। थोड़ी देर तो वह मुझे देखता रहा, फिर मुड़कर काम के लिए जाने लगा और मेरी मुस्कुराहट और चमकदार और बड़ी होती चली गई। अचानक वह मुड़कर मुझे देखा और कहा, तुम इतनी क्यों मुस्कुरा रही हो? उसने अपनी आंखें छोटी कर ली और मेरी मुस्कुराहट चेहरे से गायब हो गई। मैं कोई रिएक्ट न कर पाई। मैं रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद कही, तुम्हारे साथ रहना काफी अच्छा लग रहा है मुझे। मेरी उत्तर से वह और अबाक हो गया। मैंने आंखें झपकाते हुए पूछा, तो मेरे साथ खुश नहीं हो क्या? उसका माथा, जो कि उसने कसकर सिकोड़ रखा था, उसे ढीला छोड़ दिया और उसका चेहरा काफी नर्म हो गया। कहा, इधर आओ। उसकी बात सुनकर मैं उलझन में पड़ गई। उसके करीब आकर मैंने पूछा, क्या है? उसने कहा, मुझे बाहर तक छोड़ कर आओ। क्या? उसकी बात से मैं चौंक उठी। परेशान करने वाले आदमी को बाहर भेजो, इसका मतलब क्या है? उसने कहा, तुम मेरी पत्नी हो। मेरे होठों का कोना यह सुनकर मुड़ गया। इसके कहने का मतलब है यह जब भी घर से बाहर निकलेगा मैं ऐसे दरवाजे तक छोड़ूंगी, क्योंकि मैं इसकी पत्नी हूँ। लगता है यह घमंडी इंसान बहुत ज्यादा टीवी के ड्रामे देखता है। जब पति घर में आए उसके कोट उतार दूं, जूते खोल दूं और जब पति ऑफिस जाए मैं उसकी टाई बांध दूं। कहानी दीपक की जुबानी। जाने यह बेवकूफ लड़की खड़े खड़े किस सोच में पड़ गई थी। जब कुछ ना बोली मैं मुड़ कर देखा तो वह कुछ दूसरी दुनिया में खोई हुई थी। मैंने अपना माथा सिकोड़ते हुए कहा, स्नेहा। मेरी बात सुनते ही वह दूसरी दुनिया से वापस आई। कहा, क्या हबी? यह सुनकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसके मुंह से ओह शब्द निकला, यह सोचकर कि मुझे क्या कहकर पुकारा। उसने कहा, मैं यह बस एक गलती थी, मुझे गलत मत समझना। मैं हमारे बारे में कुछ और नहीं सोच रही थी। हालांकि उसने मुझे ऐसे देखा कि वह और ज्यादा अनावृत हो गई। उसकी बात सुनकर मैं खांसा
और बिना किसी भाव के मैंने उससे कहा, ठीक है मैं चलता हूँ। जानता हूँ यह अहंकारी लड़की मेरे सामने झुकना नहीं चाहती थी, पर उसे भी मेरे दिल का हाल मालूम नहीं था। मेरा हाल भी ठीक उसके जैसा ही था। हबी, इस घमंडी लड़की ने अभी मुझे हबी कहा। यह सुनकर मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? क्यों मेरे दिल में यह चाहत है कि वह मुझे इसी नाम से बुलाए। कहानी स्नेहा की जुबानी। पूरे दिन घर पर मैं अकेली राज की। पूरा घर घूम घूम कर देखा। जब रात का समय आया तो मैंने सोचा हमारे लिए डिनर बना लेती हूँ। पूरा 1 घंटा मेहनत करके हम दोनों के लिए खाना बनाया, पर अब तक दीपक नहीं आया था। तो मैंने उसे कॉल किया। हेलो दीपक, तुम? मैं कहना चाहती थी कि तुम अब तक क्यों नहीं आए? मैंने डिनर बनाया है। इससे पहले कि मैं यह सवाल पूछ पाती, उसने बोलना शुरू किया, मैं आज रात घर वापस नहीं आ पाऊंगा, तुम अपने लिए डिलीवरी मंगवा लो। इतना कहते ही उसने फ़ोन काट दिया। आज पहली बार मैं उसके बारे में सोच सोच कर इतना सब कुछ खाना बनाया था। मुझे बहुत गुस्सा आया। एक झटके में उसने सब कुछ खराब कर दिया। यह बिल्कुल नालायक है। अगर वह रात को घर नहीं आ सकता तो साथ रहने का क्या मतलब है? उसको कुछ देर तक मन ही मन कोस कर मैं शांत हुई। अगर वह नहीं आने वाला था तो पहले ही मुझे बता देता। सुबह को कहा था कि मैं घर वापस आऊँगा। उस समय क्यों नहीं कहा मुझे? मैं बस उसके बारे में सोच सोच कर ही आज खाना बनाई थी। मैं इतना सारा खाना फेंकना भी नहीं चाहती थी, इसलिए कटोरी में लेकर फ्रिज पर रख दिया। सोचा सुबह खा लूँगी। नहाकर मैं चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी। तभी मेरे मोबाइल में मैसेज आया। सोनिया ने मुझे रात को बार में बुलाया था। मेरा मूड इतना खराब था, मैंने सोचा मेरे लिए यही सही रहेगा। आज रात मैं भी बाहर गुजारूंगी। मैं और सोनिया बार में बैठे हुए थे। बार टेंडर हमारी ड्रिंक बना रहा था। मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा था। मैं पहली बार आज शराब पीने वाली थी। जब मैं बार के अंदर आई थी, मैं कोने में 2 लोगों को आपस में लगे हुए देखा था। सोनिया के लिए यह देखना बड़ी बात नहीं थी, पर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। मुझे पब्लिक में यह सारी चीजें शर्मनाक लगती है। सोनिया ने कहा, सबसे अच्छी बिस्की की पैक बनाओ, मेरे दोस्त को जरूरत है। सोनिया मेरी तरफ देखकर कही, तुम रिलैक्स करो, कोई तुम्हें खा नहीं जाएगा। जब हमारी ड्रिंक्स आई, चीयर्स करके सोनिया पीने लगी, पर मुझे अभी झिझक महसूस हो रही थी। जब मैं मुंह में थोड़ा सा लिया, मैंने कहा इसका स्वाद बेहद खराब है। उसने कहा, यह ऐसा ही होता है, यह कोई स्वीट डिश नहीं है तो कड़वी होती है, इसे ऐसे ही पिया जाता है, तुम पियो। करीब आधे घंटे के बाद 3 पेग पीते ही मेरी हालत खराब हो रखी थी। वहीं सोनिया अपनी 5वीं ग्लास खाली कर रही थी। अचानक सोनिया ने मेरा फोन मांगा और मेरे फोन से मेरे सेक्रेटरी रमन को फेक कॉल मिलाया और फिर उसके साथ प्रैंक करने लगी। उसको काफ़ी डराने धमकाने के बाद उसने मेरे फ़ोन से दूसरा नंबर मिलाया। कहानी दीपक की जुबानी। मैं मीटिंग के बीच में फंसा हुआ था। मेरे लोग मेरे गुस्से का शिकार हो रहे थे। तभी मेरी फ़ोन की घंटी बजी। जैसे ही मैंने वह नंबर देखा, मैंने हाथ से इशारा करके मीटिंग रोकी। मैनेजर साथ के साथ रुक गया और सब लोग मेरी ओर देखने लगे। मेरा चेहरा, जो कि अभी गुस्से से भरा हुआ था, ऐसा लगा कि सावन की बहार मेरी आंखों में नजर आने लगी। फ़ोन उठाते ही एक लड़की की आवाज़ आई, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी स्नेहा सुरक्षित रहे तो तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं सब मुझे दे दो, कहकर हंसी की आवाज आई। मैंने अपनी आंखें छोटी कर ली। पूछा, कौन हो तुम? सबने देखा मेरे चेहरे का भाव फिर से बदल गया। जो अभी सावन लग रहा था वह कठोर ठंड का मौसम लगने लगा। उधर से हंसी की आवाज आई, ही ही, कुछ नहीं, यह तो मजाक है। तुम कौन हो और स्नेहा कहाँ है? उसका फ़ोन तुम्हारे पास कैसे है? मैंने पूछा। उधर से मुझे स्नेहा की आवाज़ आई। साथ ही जोर से म्यूजिक सुनाई पड़ी। उसे फ़ोन दो, मैंने कहा। एक झटके में उसने फ़ोन स्नेहा को दे दिया। मुझे सुनाई दिया, कोई भयानक आदमी तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। मैं और ऐसा प्रैंक नहीं खेल सकती। स्नेहा फ़ोन लेकर पूछी, तुम कौन हो और तुम्हें मेरी दोस्त सोनिया को डराने की कोशिश कैसे की? तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिलेगी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे अंदर फिर से सावन वापस आ गया। मैं फिर से नरम हो गया। तुमने पी रखी है, तुम कहाँ हो? उसने हंसते हुए कहा। अच्छा दीपक, तुम हो? फिर से हंसने लगी। मैं मीठी आवाज़ में पूछा, तुम किस बार में हो? उसने पूछा, क्यों, तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहते हो? हम प्रैंक कॉल खेल रहे हैं। मैंने कहा, हाँ मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
और फिर मुझे बार का रास्ता बताने लगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कहीं मत जाना, मैं आ रहा हूँ। उसने कहा, हाँ जल्दी आओ, तुम्हारे साथ मुझे हिसाब बराबर करना है। मीटिंग खत्म किया जाता है। सबको तुरंत बाहर भेजकर मैं अपने सेक्रेटरी अमर से कहा, पता लगाओ स्नेहा किस बार में है। स्नेहा और दीपक एक दूसरे को अब पसंद करने लगे हैं, लेकिन दोनों अहंकारी हैं। कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं। पर क्या होगा जब स्नेहा शराब के नशे में दीपक से मिलेगी? क्या उस वक्त वह अपनी मजबूत दीवारों को गिरा देगी? क्या दीपक बहक जाएगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। दोस्तों, इस कहानी के सारे एपिसोड्स में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दें। थैंक यू।